हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे अनिवार्य समापन प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। इससे पहले अनिवार्य समापन क्या होता है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कंपनी के अनिवार्य समापन अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा समापन के लिए सामान्यतः जो कार्य विधि अपनाई जाती है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अनिवार्य समापन के आदेश के लिए कंपनी ऋणदाता, अंशदाता, रजिस्ट्रार, केंद्रीय सरकार अथवा निस्तारक में से कोई भी पक्षकार अधिकरण के पास आवेदन भेज सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आवेदन का अध्ययन करना एवं राजपत्र में सूचना। सर्वप्रथम ट्रिब्यूनल समापन हेतु प्रार्थना पत्र का अध्ययन करता है। इस बात से सूक्ष्म दृष्टि से संतुष्ट होने पर कि आवेदन में कुछ तथ्य है, आवेदन को ऑफिशियल गजट यानी राजपत्र में प्रकाशित करवाता है तथा सुनवाई की तिथि भी देता है। यदि समापन हेतु आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल करवाया जाता है और अधिकरण को प्रथम दृष्टया लगता है कि मामला समापन का है, तो कंपनी को 30 दिन के भीतर अपना विवरण पत्र एवं आपत्ति प्रस्तुत का अवसर देगा। यदि कंपनी का कोई संचालक अथवा अधिकारी उक्त आदेश की अनुपालना में त्रुटि करता है तो उसे 6 माह तक के कारावास और 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है। ये व्यवस्था धारा 274 में दी गई है। नेक्स्ट है इसका समापन आदेश रोकने के लिए प्रार्थना करना। यदि कोई भी संबंधित व्यक्ति जैसे ऋणदाता, अंशदाता अथवा कंपनी आदि कोई भी चाहे तो याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात किंतु समापन आदेश निकलने के पहले कभी भी समापन कार्रवाई रोकने के लिए अथवा समापन आदेश न देने के लिए संबंधित अधिकरण को प्रार्थना कर सकता है। उसके बाद याचना पर ट्रिब्यूनल का निर्णय। याचना पर सभी संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात ट्रिब्यूनल अपना निर्णय देता है। यह निर्णय आदेश के रूप में होता है। ट्रिब्यूनल का यह आदेश निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे याचना को खर्च सहित अथवा खर्च रहित आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। सुनवाई बिना शर्त अथवा सशर्त के आधार पर स्थगित की जा सकती है। उचित समझे तो अंतरिम आदेश दे सकती है। उचित समझने पर खर्च सहित या खर्च रहित आधार पर अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। उसके बाद समापन का आदेश देना, समापन का आदेश न देना। जब प्रार्थना पत्र इस आधार पर दिया गया हो कि कंपनी का अंत करना उचित एवं न्याय संगत नहीं रहेगा, ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश देने से इनकार भी कर सकता है। यदि वह यह समझता है कि अन्य प्रकार से समस्या का समाधान करना संभव है। उसके बाद निस्तारक की नियुक्ति। जब ट्रिब्यूनल कंपनी के समापन का आदेश देता है तब वह कंपनी के लिए सरकारी निस्तारक की भी नियुक्ति करता है अथवा इस हेतु अनुरक्षित पैनल में से किसी भी संचालक की नियुक्ति कर सकता है तथा इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति, कंपनी तथा रजिस्ट्रार को 2 सप्ताह के अंदर दे देता है। ये धारा 275 में दिया गया है। नेक्स्ट है कंपनी समापक, अंतरिम समापक और रजिस्ट्रार को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। समापन का आदेश होने के पश्चात संबंधित कंपनी
तथा आवेदनकर्ता को समापन आदेश एक प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश की तिथि के 7 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी चाहिए। यदि इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो आवेदनकर्ता कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1,000 रुपये प्रतिदिन तक का अर्थदंड किया जा सकता है। समापन आदेश कंपनी के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए एक नोटिस के समान माना जाता है जब तक ये प्रमाणित न हो कि कंपनी का व्यापार समापन काल में चालू रहेगा। धारा 277 कंपनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पर रोक। ट्रिब्यूनल के समापन के आदेश के साथ ही कंपनी के विरुद्ध चल रहे सभी मुकदमे रुक जाते हैं तथा कंपनी के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। धारा 279। इसके बाद समापन आदेश का समान प्रभाव। ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया समापन आदेश सभी संबंधित पक्षों, अंशदाता व ऋणदाता आदि के हित पर समान प्रभाव रखता है, भले ही वह किसी के भी आवेदन पर क्यों न दिया गया हो। धारा 278 स्थिति विवरण प्रस्तुत करना। समापन आदेश के बाद कंपनी के संचालक एवं कंपनी सचिव कंपनी का स्थिति विवरण तैयार करते हैं, जिसमें ऋणदाताओं, देनदारों, नकद राशि, बिल, चेक तथा हुंडी आदि सभी का विवरण होता है। यह स्थिति विवरण सरकारी निस्तारक को 30 दिन के अंदर सुपुर्द किया जाता है। धारा 277। नेक्स्ट है निस्तारक की प्रारंभिक रिपोर्ट। समापन आदेश के 60 दिन के भीतर सरकारी निस्तारक को ट्रिब्यूनल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें कंपनी की पूंजी, संपत्तियां, बकाया ऋणों एवं अन्य दायित्वों आदि का विस्तृत विवरण होता है। इसमें कंपनी की असफलता के कारणों तथा प्रवर्तन, प्रबंध एवं कंपनी के संचालन में व्याप्त शिथिलता अथवा अनियमितता के भी ब्यौरा होता है। यदि किसी स्तर पर किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता हो तो उसका भी निस्तारक उल्लेख करता है। नेक्स्ट है निस्तारक कार्य की समाप्ति। निस्तारक कंपनी की समस्त संपत्तियों से धन प्राप्त करके विभिन्न देनदारों का विधान के अनुसार भुगतान करता है तथा यदि शेष धनराशि बची हो तो उसे विविध अंशधारियों में वितरित करता है। इसके साथ ही निस्तारक कार्य समाप्त हो जाते हैं या निस्तारण का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है विघटन घोषणा। निस्तारण कार्य की समाप्ति पर जब ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है तब वह एक आदेश प्रस्तावित कर कंपनी की समाप्ति यानी विघटन की घोषणा करता है। धारा 302। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को विघटन घोषणा प्रेषित करना। कंपनी के सरकारी निस्तारक को कंपनी के विघटन आदेश की प्रतिलिपि 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। त्रुटि करने पर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है। जब तक ऐसी त्रुटि चालू रहे, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अभिलेखों में से हटा देगा एवं विघटन की सूचना को रिकॉर्ड कर लेगा। अब ये जो सारी चीज़ है, ये प्रक्रिया है, और उसके बाद में जब समाप्ति के आदेश निकाल दिए जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो समाप्ति के आदेश का प्रभाव है कि इसमें निम्नलिखित है। जैसे कंपनी का वैधानिक कृत्रिम व्यक्तित्व एवं अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कंपनी के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाती है। समाप्ति के पश्चात निस्तारक का पद, उसके अधिकार एवं उसका कंपनी में प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है। कंपनी का कोई ऋणदाता समाप्ति आदेश के पश्चात अपने ऋण आदि की मांग प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
कंपनी किसी पर और अन्य कोई कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है और कंपनी का अपने अंशधारियों एवं ऋणदाताओं से संबंध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह ये जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है कंपनी का, उसका ये प्रोसेस था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।